हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 5 ऑफ क्लास 9th साइंस। तो बेसिकली जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है वो क्या होती है? वो सेल्स होती हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के बने होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। अब ये जो सेल्स होती हैं हमारी, वो बहुत स्मॉल होती हैं साइज़ में, और ये बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बना लेती हैं? टिश्यू बना लेती हैं। और वही टिश्यूज़ जो हैं वो कनेक्ट होके वो क्या बना लेते हैं? ऑर्गन्स बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ह्यूमंस में देखते होंगे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। वो किसके बने होते हैं? बहुत सारे टिश्यूज़ के कम्बिनेशन से बने होते हैं, ठीक है। और यही टिश्यूज़ किसकी बनी होती हैं? बहुत सारी कम्बिनेशंस ऑफ सेल्स की बनी होती हैं। तो सेल जो होती है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। और यही जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है एज वेल एज फंक्शनल यूनिट भी होती है, जो कि कैपेबल होती है बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए लाइफ प्रोसेसेस में। सेल्स को हम लैटिन वर्ड में लिटिल रूम भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? लिटिल रूम भी बोलते हैं लैटिन वर्ड में, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया आपको, जो सेल्स हैं वो एक साथ कंबाइन होके क्या फॉर्म करती हैं? टिश्यू फॉर्म करती हैं। और यही टिश्यूज़ जो हैं कंबाइन होके क्या फॉर्म बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं, ठीक है, जो कैरी आउट करते हैं असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ऑर्गेनिजम्स में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हो गए? जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि अमीबा हो गया। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हो गए? जैसे कि ह्यूमन बींग्स, उनके अंदर बहुत सारी सेल्स पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी? सेल्स की डिस्कवरी जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। उन्होंने कैसे डिस्कवरी की? उन्होंने एक सेल ऑब्जर्व की थी एक कॉक स्लाइस में, ठीक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। उन्होंने क्या किया? एक कॉक ली, जो ट्री है उस वहाँ से एक उन्होंने कॉक ली, एक वुडन लेयर ली, ठीक है। उन्होंने जब उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तब उन्हें एक हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर नज़र आया। बहुत सारे हनीकॉम्ब जैसा एक स्ट्रक्चर ऐसे 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 नज़र आया उन्हें, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा? वहाँ पर एक लिटिल स्पेस था। ये जो स्पेस है वो उनके बीच में ऐसे बहुत सारा लिटिल स्पेस था उन कॉम्ब स्ट्रक्चर्स के अंदर, ठीक है। और उन्हीं लिटिल रूम को उसने क्या नाम दे दिया? सेल्स का नाम दे दिया। उन्हीं बॉक्सेस को उसने किसका नाम दे दिया? सेल्स का नाम दे दिया, ठीक है। अब ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल्स की डिस्कवरी की थी, जैसे कि जो रॉबर्ट ब्राउन हैं, उन्होंने सेल के न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी 1831 में। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उन्होंने उसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे एंटोन वैन ल्यूनहुक, ठीक है, इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी पॉन्ड वाटर में 1674 में, ठीक है। पर्किंस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्लूइड सब्सटेंस जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है, उसकी डिस्कवरी की थी 1839 में। नेक्स्ट साइंटिस्ट जेई विरक्यू, इन्होंने 1855 में एक्सपेंड सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। इसमें क्या था? इन्होंने बताया था जो जितनी भी सेल्स हैं वो अराइज होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। नेक्स्ट साइंटिस्ट एमजे स्कैल्डियन और टी स्कॉन थे, जिन्होंने 1838 से लेकर 1839 तक उन्होंने सेल थ्योरी की डिस्कवरी की थी। उन्होंने ये बोला था कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, ठीक है। ये जितनी भी डिस्कवरीज की थी वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से की थी। ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसने हेल्प किया था सेल के स्ट्रक्चर को, सेल के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, और उसकी जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं, मतलब उनके अंदर जितने भी जैसे न्यूक्लियस, प्रोटोप्लास्ट, ये जितने भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प की थी, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के होते हैं। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब यूनी मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टी सेलुलर मतलब मल्टी मतलब बहुत सारे सेल जिसके अंदर होते हैं वो वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेलुलर में क्या होता है? सिंगल सेल होते हैं जो परफॉर्म करते हैं सारे टास्क उसी सिंगल सेल के अंदर, जैसे नरिशमेंट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। जैसे कि आप अमीबा देखें, अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उसी के अंदर वो सारे फंक्शंस जो है अपने परफॉर्म करता है, ठीक है। ऐसे ही पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, इनका क्या होता है? इनके सिंगल सेल होती है जो कि
ऑर्गेनिज्म जो है उसी सेल के अंदर सारे के सारे फंक्शन अपने जो है परफॉर्म करता है अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं और उन सेल जो हैं वो अपने अपने रोल जो है परफॉर्म करती हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कौन कौन से हो गए? जैसे कि प्लांट हो गया, फंजाई हो गए, मैमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? बहुत सारे सेल्स जो हैं इनमें इकट्ठे होकर टिश्यूज़ बना लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में वही टिश्यूज़ क्या होते हैं, बहुत सारे इकट्ठे होकर वो क्या बना लेते हैं? ऑर्गन्स बना लेते हैं जो अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में होता है सेल्स जो है वो डिफरेंट काइंड के होते हैं। जैसे कि आप ह्यूमन को देखें तो ह्यूमंस के अंदर होता है कि बहुत सारी सेल्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं। जैसे हमारी नर्व सेल हो गई, ठीक है, हमारी ब्लड सेल्स हो गई, ठीक है, मसल्स हो गई, स्मूथ मसल सेल्स हो गई, ठीक है, स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, बोन सेल हो गई। ये क्या होती हैं? डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो है हमारे प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन के अंदर। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ये जो सेल्स होती हैं अलग अलग तरह की होती हैं। ठीक है, और अलग अलग शेप और साइज़ की होती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत सारी सेल्स जो हैं वो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होती हैं अलग अलग शेप और साइज़ की। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ सेल्स होती हैं जैसे कि आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखें, अमीबा। अमीबा क्या होता है, वो अपनी शेप जो है वो चेंज कर सकता है। वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वो क्या होता है, अपनी शेप जो है चेंज कर सकता है। जब वो फूड लेता है, ठीक है, वो अपनी शेप ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है और ऐसे ही वो अपनी जो शेप है वो चेंज करता रहता है अमीबा। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसकी सेल तो एक है बट वो अपनी सेल की शेप चेंज कर सकता है। पर ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, जो सेल की शेप है वो चेंज नहीं होती। जैसे कि आप अपने बोन्स की सेल देखें, वो चेंज नहीं कर सकते। न्यूरॉन सेल्स देखें, उनका जो है उनको चेंज नहीं कर सकते। बट हाँ, उनकी साइज़ और शेप जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, और उनका एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, अब एक सिंगल सेल्स के अंदर क्या होता है, कुछ डिविजन्स होते हैं। ठीक है, और हर एक सेल का एक यूनिक कंपोनेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेली भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ईच टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेली होते हैं उसका अपना अपना पर्पस होता है। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी हाउस कहते हैं हम उसे। ठीक है, पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, हमारा न्यूक्लियस हो गया, इनका अपना अपना अलग अलग पर्पस होता है सेल के अंदर, जो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है उसी सेल के अंदर। ठीक है, और ये जो हमारी सेल होती है वो उन्हीं ऑर्गेनेलीज से मिलके बनती है, कंबाइन होके बनती है। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और सेल की क्या होती है, अगर हम सेल को देखें तो उनके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब जो अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर सेल का देखें तो उसके अंदर क्या होता है, जो सेल होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर उसमें जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल का, ये जो हर एक सेल में प्रेजेंट होता ही होता है। अब इसमें एडिशंस हो सकती हैं वेरिएशन ऑफ सेल्स में, बट ये जो तीन कंपोनेंट हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते ही होते हैं। तो हम एक एक करके इन फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ये जो सेल में प्रेजेंट होते हैं। पहला है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये एक थिन लेयर होती है, पतली लेयर होती है जो कि हर एक सेल में, हर एक लिविंग सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो सेपरेट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल के। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा सेल है, ठीक है, उसके ऊपर जो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये जो हमारे सेल के बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटेक्ट करेगी सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है, सबसे आउटर कवरिंग होती है सेल के बाहर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ करती है एंट्री और एग्जिट सम मटेरियल्स। जैसे कि मान लीजिए जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, अब हमें कुछ सेल के अंदर लेना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये डिसाइड करेगी कि उसे अंदर आना चाहिए सेल के कि नहीं आना चाहिए। कि अगर सेल को उसकी ज़रूरत है तो सेल क्या करेगी, उसे सेल के अंदर ले लेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, सेल के अंदर उसे ले लेगी। ठीक है, और अगर सेल के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो सेल से बाहर निकलनी चाहिए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, उस मटेरियल को सेल से बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है, उसी चीज़ को अलाउ कर रही है जो सेल को चाहिए और उसी चीज़ को एग्जिट कर रही है जो सेल को नहीं चाहिए। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हम इसे सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं इसे हम सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये डिसाइड करती है कि सेल के अंदर क्या होना चाहिए और सेल के अंदर से बाहर क्या जाना चाहिए। ठीक है, अब ये जो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारी कुछ ऐसे टाइप की होती है, बाईलेयर स्ट्रक्चर होती है। बाईलेयर स्ट्रक्चर मतलब 2 लेयर्स की बनी होती है, ठीक है। अब इसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे और लिपिड्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब ये डिसाइड करेगी कि सेल के अंदर क्या आना चाहिए और सेल से बाहर क्या जाना चाहिए, ठीक है। अब सेल के अंदर क्या होती है, गैसियस एक्सचेंज भी होता है और वाटर एक्सचेंज भी होता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है वो हम पढ़ लेते हैं। जो सब्सटेंस है सेल के अंदर वो कैसे जाते हैं और सेल से बाहर कैसे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है सेल के अंदर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो जो हमारी मूवमेंट होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, जो ऑक्सीजन है हमारे सेल के अंदर जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे सेल से बाहर निकलती है। ये किस प्रोसेस के थ्रू होती है, डिफ्यूजन के थ्रू होती है, ठीक है। ये हमारी सेल है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारी सेल को ऑक्सीजन चाहिए होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगी, जो सेल के अंदर हमारी ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है, किसके थ्रू जाएगी, सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगी, ठीक है। और सेल में जो हमारे हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, वो सेल से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वो किसके थ्रू बाहर निकलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकलेगी सेल से, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होता है सेल के अंदर, ठीक है। और ये जब होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है, जो गैसियस एक्सचेंज होती है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाती है, ठीक है। ये इस डायग्राम में देखिए, जो हमारे गैसेस हैं वो हायर कंसंट्रेशन से किस में जा रही हैं, लोअर कंसंट्रेशन में जा रही हैं, ठीक है। ये जो मूवमेंट हो रही है गैस की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, इसे हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन कह रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए जैसे कि ये हमारी सेल है, ठीक है। अब सेल के एनवायरनमेंट में क्या है, ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और सेल के अंदर ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम है। अब क्या हो रहा है, जैसे हमारी सेल को जो है वो ऑक्सीजन की नीड है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा है और सेल के अंदर बहुत कम है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए क्या होगी, सेल के अंदर चली जाएगी, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन से वो किस में जा रही है, लोअर कंसंट्रेशन में जा रही है, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी सेल के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। अब क्या होगी, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत कम होएगी। अब क्या होगा, जो हमारी सेल है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, हायर कंसंट्रेशन में है, तो वो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को लोअर कंसंट्रेशन में भेज देगी डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ जाएगी, ठीक है, बाहर लोअर कंसंट्रेशन में आ जाएगी, ठीक है। और सेल के अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन आ जाएगी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर चली जाएगी, ठीक है। इसी थ्रू क्या हो रहा है, ये हमारा डिफ्यूजन हो रहा है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस हो रहा है, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसियस एक्सचेंज में, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए अगर हमारी सेल है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत अमाउंट में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारी सेल के अंदर टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, ठीक है, हमारी सेल जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होगी और वो फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देगी, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, लिविंग सेल पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है और वो अपनी फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस बहुत ज़्यादा हो गए और वो स्पेल आउट नहीं हो रहे, वो निकल नहीं रहे सेल से बाहर, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल से बाहर निकल जाएगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर आ जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारी सेल को सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारी सेल नरिश होगी और वो क्या करेगी, अपना फंक्शन जो है वो अच्छे से परफॉर्म करेगी। और ये किसके थ्रू हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और जो गैस का एक्सचेंज है वो कौन करवा रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। डिफ्यूजन कैसे हो रही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, ठीक है। जो हमारी एयर है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रही है, अब चाहे वो हमारी ऑक्सीजन हो चाहे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब वाटर का मूवमेंट कैसे होता है सेल के अंदर और सेल के बाहर, जो वाटर का मूवमेंट होता है वो भी डिफ्यूजन
का जो लॉ होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, वही ओबे करता है। बस हम उसे नाम क्या दे देते हैं, ऑस्मोसिस का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसमें ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो लिक्विड है, जो वाटर मॉलिक्यूल है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है। ठीक है, और डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, जो हमारा गैसेस है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है। बस फ़र्क कितना है डिफ्यूजन में हमारी गैसेस आ गई और ऑस्मोसिस में हमारा क्या आ गया, वाटर आ गया। ठीक है, अब ये जो वाटर का एक्सचेंज हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, जिसे हम सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अब ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है हमारा वाटर। ठीक है, इस डायग्राम में देखिए, ये जो वाटर है हमारा हायर कंसंट्रेशन से किस में जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 3 थिंग्स हो सकती हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन और हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या हो रहा है, जैसे कि हमारी सेल है उसके आसपास बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, अब वाटर क्या होगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, ऑस्मोसिस की हेल्प से। ठीक है, अब क्या होगा, जब वाटर मॉलिक्यूल जो है हमारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर चला गया, सेल के अंदर, ठीक है, और हमारी सेल क्या होगी, स्वेलअप हो जाए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, वाटर बाहर भी जाता है अंदर भी जाता है, बट क्या होता है, ज़्यादातर वाटर जो है वो सेल के अंदर आ जाता है। ठीक है, और क्या होती है, हमारी जो सेल होती है वो स्वेलअप हो जाती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में भी सेम होता है, वाटर अंदर भी आता है वाटर बाहर भी जाता है, दोनों तरफ वाटर की मूवमेंट हो रही है। पर जो वाटर अंदर होता है सेल के और जो अमाउंट ऑफ वाटर बाहर होता है सेल के, वो दोनों सेम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल का जो साइज़ है वो सेम रहता है। ठीक है, ना ही वो ज़्यादा फूलती है और ना ही ज़्यादा श्रिंक होती है। ठीक है, सेल का साइज़ अगर इतना है तो वो इतना ही रहेगा। ठीक है, और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, इसमें भी ऑब्वियसली वाटर की मूवमेंट दोनों तरफ हो रही है, बाहर की साइड भी हो रही है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी हो रही है और इंटरनल एनवायरनमेंट में, मतलब सेल के अंदर भी हो रही है। बट इसमें क्या हो रहा है, जो सेल के अंदर का जो वाटर है वो, उसकी अमाउंट जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू बाहर के एनवायरनमेंट की। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी सेल होती है वो श्रिंक हो जाती है। ठीक है, सेल का साइज़ अगर इतना है तो वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, और सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे वाटर ज़्यादा प्रेजेंट होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या हुआ, सेल के अंदर का जो वाटर का अमाउंट है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सेल के बाहर के एनवायरनमेंट का, और सेल इसमें स्वेल कर जाएगी। ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, जो सेल के बाहर बाहर का अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो इक्वल होगा एज़ कम्पेयर टू सेल के अंदर का वाटर का अमाउंट। ठीक है, और सेल इसमें क्या होगी, सेम साइज़ रहेगी। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट होगा उसमें वाटर का अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सेल के अंदर के एनवायरनमेंट के वाटर के अमाउंट में। ठीक है, इसमें क्या होगा, सेल का साइज़ जो है वो श्रिंक हो जाएगा। अब इन तीनों ही सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर का एक्सचेंज तो हो रहा होता है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन, बट अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो तीनों में डिफरेंट होता है सेल के अंदर। ठीक है, और ये किसके थ्रू हो रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वाटर का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो और बहुत सारे प्लांट सेल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, जो वाटर होता है, वाटर का गेन होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। ठीक है, वाटर होता है हमारा, वो एब्जॉर्ब होता है थ्रू द प्लांट रूट्स, जो प्लांट की रूट्स होती हैं वहाँ से क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है प्लांट को नरिश करने के लिए। ठीक है, तो वो किसके थ्रू होता है, वो ऑस्मोसिस की हेल्प से ही होता है। ठीक है, और जो डिफ्यूजन होता है गैसेस का और वाटर का सेल की लाइफ के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस भी किसके लॉ पे चलता है, डिफ्यूजन के लॉ पे ही चलता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हमारी फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल क्यों होती है, क्योंकि ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अलाउ कर रही है वाटर और गैसियस एक्सचेंज को। ठीक है, और ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी होती है, क्योंकि क्यों कहते हैं हम इसे सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सिलेक्ट करती है कि क्या सेल के अंदर आना है और क्या सेल से बाहर जाना है। ठीक है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल भी होती है और सेल की फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन करती है। ठीक है, अब जैसे कि आप अमीबा की बात करें, ठीक है,
अमीबा में क्या होता है, अमीबा ये हमारा अमीबा है, ठीक है, ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये अपनी शेप को जो है वो तीनों टाइम चेंज कर रहा है जब अपनी फूड को एनगल्फ कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड को एनगल्फ करता है, मतलब अपनी सेल के अंदर लेता है, ठीक है, और उसी सेल के अंदर वो अपने वेरियस फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब जैसे कि सेल को, अपनी सेल को न्यूट्रिशन देना, डाइजेशन करना और फूड का वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन करना, ठीक है। ये इसी एक सिंगल सेल के अंदर परफॉर्म होता है और ये हर एक टाइम अपनी जो सेल की शेप जो है वो चेंज करता रहता है, ठीक है। अब ये जो फूड एनगल्फ करता है अमीबा, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण ही ये जो अपने सेल की शेप है वो चेंज करता रहता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो सेल होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है, जिसकी वजह से ये फूड लेते टाइम, फूड एक्सक्रीट करते टाइम या फूड की डाइजेशन करते टाइम ये क्या करता है, अपनी सेल की जो शेप है वो चेंज करता रहता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को, क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि सेल के अंदर क्या आना है और सेल से बाहर क्या निकलना है, ठीक है। और ये क्या करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देती है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट मतलब जैसे कि अभी हमने अमीबा देखा पीछे, ठीक है, ये उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रही थी, कभी वो बार बार अपना शेप जो है वो चेंज कर रहा था, ठीक है। तो ये क्या कर रही थी, वो उसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी दे रही थी, उसे उसके ओरिजिनल शेप में आने में भी हेल्प कर रही थी और अपनी शेप को जो है चेंज करने में भी हेल्प कर रही थी, तो वो उसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रही थी, ठीक है। ये क्या होता है, फिक्स्ड एनवायरनमेंट देती है सेल के अंदर, सेल को एक फिक्स्ड एनवायरनमेंट देती है कि सेल के अंदर जो चीज़ आनी चाहिए सिर्फ वही चीज़ आएगी, उससे मतलब एक्स्ट्रा कोई फॉरनर चीज़ नहीं आएगी जिससे सेल को हार्म हो सके, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, सेल के अंदर जो एनवायरनमेंट चाहिए सेल को मेंटेन रखने के लिए वो उसे प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। It transport nutrients into the cell and also transport toxic substance out of the cell। मतलब अब सेल को अगर कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए, वाटर चाहिए, गैसेस चाहिए, तो वो क्या कर रही है, सेल को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, सेल के अंदर, ठीक है। और जो सेल के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसे रिलीज़ कर रही है, और या फिर कोई भी हार्मफुल लिक्विड मटेरियल जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, जो सेल से बाहर निकलना चाहिए, वो उसे एक्सक्रीट आउट भी कर रही है, ठीक है, बाहर भी निकाल रही है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कम्युनिकेशन में भी हेल्प करती है और सिग्नलिंग में भी हेल्प करती है, मतलब सिग्नल देने में भी हेल्प करती है एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेल वॉल। अब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये जो है बेसिक फीचर होते हैं किसी भी सेल के, हर एक सेल के, ठीक है। बट जो सेल वॉल है वो एडिशनल होती है, ये किसी में होती भी है और किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं भी होती, ठीक है। तो जो सेल वॉल है वो एडिशन होती है टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिससे क्या होता है, एक और रिजिड आउटर कवरिंग मिल जाती है हमारी सेल को, ठीक है। ये जो सेल वॉल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जिसमें सेल वॉल नहीं होती उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है। प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल जो होती है प्रेजेंट होती है और वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। सेलुलोज क्या होती है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उनके स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है, ठीक है। इस सेल वॉल की वजह से क्या होता है, जो सेल होती है प्लांट की, फंजाई की, बैक्टीरिया की, ये क्या करते हैं, ये स्टैंड कर सकते हैं ये एडवर्स कंडीशन में भी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर जो आउटर कंडीशन है, सराउंडिंग कंडीशन है, वो अच्छी नहीं है, हार्श कंडीशंस हैं, तो वो क्या होगा, ये जो सेल वॉल होगी वो इतनी रिजिड होती है कि वो उसे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और सेल को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करती है। और ये जो सेल वॉल है वो अनेबल करती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस को विदाउट ब्रस्टिंग। मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब ऑस्मोसिस होता है, वाटर का एक्सचेंज होता है सेल्स के अंदर और सेल के बाहर, तो क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल के अंदर का अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल, ठीक है। तो क्या होता है, उसमें सेल जो है स्वेल अप कर जाती है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, है ना, उसमें सेल क्या करेगी, स्वेल अप कर जाएगी। तो इसमें क्या होता है, जो सेल वॉल है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है उससे भी विथस्टैंड कर सकती है। मतलब जब सेल जो है स्वेल अप करे तो वो ब्रस्ट ना हो जाए, इसलिए वो क्या करेगी, जो सेल वॉल है उसे ब्रस्ट होने से भी प्रोटेक्ट कर लेती है सेल को, ठीक है। फंक्शंस क्या हो गए सेल वॉल के,
सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और उसे सेल को फिजिकल डैमेज होने से भी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, ठीक है क्या। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो ब्रस्टिंग हो, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की वजह से ब्रस्टिंग होने से भी सेल को बचा लेती है, क्योंकि सेल उस टाइम पे क्या करते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वो स्वेल अप हो जाती है, ठीक है, तो वो उसे ब्रस्ट होने से भी बचा लेती है, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करती है प्रोटोप्लाज्म को अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं उसमें कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो जाए, उससे भी सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और ये इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट भी कंट्रोल करती है। नेक्स्ट ऑर्गेनली है हमारे सेल की न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस भी कॉमन ऑर्गेनली है सेल के अंदर, ठीक है, जो हर एक सेल में प्रेजेंट होगी, हर एक सेल में पाई जाएगी, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस को जो कवर करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर पोर में अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये डॉट से बने हुए हैं, तो ये क्या है इसका, ये पोर्स हैं। पोर्स क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कौन सा मटेरियल आ रहा है और कौन सा मटेरियल जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके पास पोर्स हैं जो अलाउ कर रहा है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस एंड फ्रॉम द आउटसाइड। मतलब न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर क्या आ रहा है, वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू आता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्रोमोसोम्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये रोड शेप स्ट्रक्चर होता है जब सेल डिवाइड करती है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, लिक्विड ग्राउंड होता है, मतलब इसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है बहुत सारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड स्ट्रक्चर होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है और क्रोमैटिन मटेरियल पाया जाता है, ठीक है। ये जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये जो लिक्विड स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, यहाँ हमारा क्रोमैटिन भी पाया जाएगा इसी लिक्विड के अंदर, और न्यूक्लियोलस भी पाया जाएगा। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि ये कंट्रोल करती है वेरियस फंक्शंस, जैसे कि सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करती है। जैसे कि हमारी ब्रेन होता है, ये ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही जो हमारा सेल के अंदर जो ब्रेन होता है हम उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, जो वेरियस फंक्शंस जो है सेल के वो कंट्रोल करता है, ठीक है। अब फंक्शंस क्या हो गए न्यूक्लियस के, प्राइमरी फंक्शन होता है न्यूक्लियस का, वो क्या होता है, वो सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है, मॉनिटर करना होता है, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन एक्सेट्रा, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन करता है जो कि सेल डिवीजन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस जो है एसेंशियल होता है सेल डिवीजन के लिए और ग्रोथ के लिए। न्यूक्लियस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है वो प्रोटीन को स्टोर भी करता है। और जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल करता है करेक्टर और फंक्शन ऑफ द सेल इन आर बॉडी। मतलब जो हमारा सेल है उसका क्या करेक्टर है, उसे क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, वो न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो हर एक सेल में पाया जाता है, ठीक है, जो कॉमन होता है, ठीक है। ये असेंशियल होता है सेल के कंपोनेंट्स के लिए। अब देखिए इस पिक्चर में जो है हमारा वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब इसमें ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म है। ये क्या होता है, सेमी लिक्विड जेली होता है, मतलब ना ही पूरी तरह से लिक्विड होता है, ठीक है, और ना ही सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है, जो क्या करता है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन को बाउंड करता है, ज्वाइन करता है। ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसको ये ज्वाइन कर रहा है। कौन ज्वाइन कर रहा है, हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये देखिए आप, ये हमारा ये जो हमारा लिक्विड फॉर्म में है, जेली लाइक है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब इसके अंदर आप बहुत सारे ऑर्गेनेलीज जो हैं वो देख रहे होंगे, जैसे कि हमारा न्यूक्लियस हो गया, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये सब क्या है, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही सस्पेंडेड होता है, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारी सेल है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा क्या है, न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है।
अब यहाँ पे हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये क्या है, ये सब कुछ सस्पेंडेड है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। ये हमारा जो ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा, और उसी के अंदर हमारी सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रेजेंट होंगी, ठीक है। समझ आया। फंक्शंस क्या होते हैं साइटोप्लाज्म के? जो सबसे मेजर फंक्शन होता है साइटोप्लाज्म का, वो क्या होता है, मेंटेन करना उनकी टर्जिडिटी। टर्जिडिटी मतलब जो उनकी शेप को, सेल की शेप को होल्ड कर सके, ठीक है। ये जेली लाइक फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो कि किसका बना होता है, सॉल्ट और वाटर का बना होता है, और प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज, जो सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म जो होता है वो होम होता है ऑफ द मैनी एक्टिविटीज़। अब जो मेन फीचर्स थे हमारे सेल के, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और जो एडिशनल फीचर था हमारा सेल वॉल, वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आ गई होगी, और इस पूरी वीडियो का जो PDF है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।